साहब, समास का शेष भाग आज शुरू करते हैं, जिसमें पहला है द्वंद्व। द्वंद्व समास की परिभाषा परीक्षा में पूछी नहीं जाती है, केवल पहचान पूछी जाती है। तो परिभाषा तो आपको छोटी क्लास में पढ़ ली होगी आपने, फिर ही बता देता हूँ। जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करते समय प्राय और का लोप होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास की पहचान देखो आप लोग। नंबर 1 पहचान, विग्रह करते समय और या का लोप होता है। यदि हम किसी शब्द का समास विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय या तो और लगा देंगे या फिर या लगा देंगे। और कहाँ लगेगा, या कहाँ लगेगा, या आपको उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। इसकी दूसरी पहचान, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। लेकिन ध्यान करना, सदैव नहीं। विलोम होंगे एक दूसरे के, लेकिन 100% विलोम नहीं होंगे। कभी कभी कोई शब्द आता है जिसे विलोम होता ही नहीं है। तीसरी पहचान, विग्रह करने पर और अथवा या जोड़ देते हैं। और कभी कभी शब्द के अंत में आदि या इत्यादि भी जोड़ देते हैं। ये द्वंद्व समास की 3 पहचान है। द्वंद्व समास का मतलब होता है जोड़ा। इसमें अधिकतर जितने भी शब्द आएंगे जोड़ा जाएंगे। एक हल्की सी पहचान और है, लेकिन वो पहचान सही नहीं है। वो कभी कभी आती है कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह आपको दिखाई दे जाएगा। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन ये आपको कभी कभी मिलेगा। उपयुक्त आपको सब मिल जाएंगे। कोई भी सामासिक पद हो, अगर आप दिखाई दे जाए कि जोड़ा है तो समझ लेना द्वंद्व समास है। विग्रह करेंगे तो और लगा देंगे या फिर या लगा देंगे। देखिए दोनों लगेंगे कहाँ कहाँ पर, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी पहचान, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं लेकिन सदैव नहीं होते। तीसरी पहचान, विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में और अथवा या इन दोनों में से एक लग जाएगा। और कभी कभी ऐसे भी शब्द आते हैं जिनमें विग्रह करने पर, समास विग्रह करते समय लास्ट में, उस वाक्य के लास्ट में अंतिम शब्द के पीछे आदि इत्यादि में से एक जोड़ देते हैं। अब इनको कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, कैसे कैसे जोड़ेंगे, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए पहला उदाहरण, हरिहर। उदाहरण नंबर 1 हरिहर। उदाहरण नंबर 2 फल फूल। उदाहरण नंबर 3 5 10। अब देखो आप लोग इनको समझो पहले। हरिहर, 2 पद हैं, एक तो हरि है दूसरा हर है, तो दोनों के बीच में और लग जाएगा। फल फूल,
इसके अंत में आदि लगेगा, 5 10 इनके बीच में या लगेगा, ये इनका विग्रह हो गया। देखो कभी और लगता है, कभी आदि लगता है, कभी या लगता है, मतलब 3 प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस द्वंद्व समास के भी भेद 3 माने जाते हैं, जिनमें पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व। देखो 3 भेद। भेद नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व, दूसरा भेद समाहार द्वंद्व, तीसरा भेद है वैकल्पिक द्वंद्व। कभी और लगा, कभी या लगा, कभी इत्यादि लगा, आदि लगा, 3 प्रकार से हुआ था परिवर्तन। उन तीनों प्रकार के आधार पर इस द्वंद्व समास के भेद भी 3 माने गए हैं, जिनमें पहला है इतरेतर द्वंद्व। अगर किसी समास शब्द का विग्रह करना हो और विग्रह करने में और शब्द आ जाए बीच में और, तो आप समझ लेना वो उदाहरण इतरेतर द्वंद्व का है। दूसरा, अगर विग्रह करते समय लास्ट में आदि या इत्यादि आ जाए तो समझ लेना वो समाहार द्वंद्व है। और विग्रह करते समय मध्य में या आ जाए या, तो समझ लेना वैकल्पिक द्वंद्व है। कैसे देखो, इसकी पहचान तो बड़ी सरल है। अधिकतर एक दूसरे के विलोम होंगे, बीच में योजक चिन्ह आएगा और आप जल्दी ही पहचान लोगे इनको। तो कैसे देखो, उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। ये शब्द है शस्त्रास्त्र। इसमें हमने देखा एक तो इसमें शब्द शस्त्र है, एक अस्त्र है। एक शब्द तुम्हारा है शस्त्र और दूसरा है अस्त्र। दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। दोनों चीज़ अलग अलग हों, एक दूसरे के विलोम जैसे दिखाई दे जाएं, तो यहाँ पर बीच में और लगा देंगे। तो इस प्रकार इसका समास फिर हो गया शस्त्र और अस्त्र। समाहार द्वंद्व में देखो, ऐसे हिंदी में बहुत से शब्द हैं, बहुत से, जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें केवल 2 ही शब्द बोलते हैं हम, लेकिन वे दोनों शब्द मिलकर के बहुत 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 अधिक शब्दों का बोध कराते हैं। उनको बोलते नहीं हम, लेकिन उनको 2 ही शब्द बोलने से हम लोग समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं या सामने वाला क्या कहना चाहता है। ऐसे शब्द जब आ जाते हैं तो उनके लिए उन शब्दों को लिख करके अंत में आदि लगा देते हैं। तो आदि लगा देते हैं तो हमारा समास हो जाएगा समाहार द्वंद्व। उदाहरण के तौर पर देखो आप, फल फूल। इसमें देखो फल फूल, फल फूल कहने से ही फल फूल कहने से, समझने से ध्यान रखना, फल और फूल से कोई मतलब नहीं है। फल फूल का मतलब है फल भी है, फूल भी है, उसके साथ मेवा है, मिष्ठान है और अन्य अन्य पदार्थ जो गिफ्ट में ले जाते हैं। तो ऐसे जब शब्द आते हैं ना, तो उनका विग्रह करते समय क्या कर देते हैं, इन दोनों शब्दों को लिख करके अंत में आदि जोड़ देते हैं, फल फूल आदि। अगला देखें वैकल्पिक द्वंद्व। माना कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 12। देखो 10 और 12 विग्रह करेंगे तो देखो 10 12 का बोध नहीं होगा, 10 और 12 मिलकर के तो अलग संख्या बन जाएगी। जब ऐसे शब्द आते हैं ऐसे, तो इन दोनों के मध्य में या लगा देते हैं, 10 या 12। ध्यान देना, ऐसे कुछ शब्द जो एक दूसरे के विलोम हों उनमें अधिकतर और लगाया जाता है। ऐसे शब्द जो है तो 2 बोलने में लिखने में, लेकिन वे और अधिक का बोध कराते हैं, उनके अंत में आदि लगा दिया जाता है। और ऐसे कुछ शब्द जो 2 का बोध नहीं कराते, अलग अलग बोध कराते हैं, अलग अलग, तो वहाँ पर यह लगा दिया जाता है। अब देखो अगले उदाहरण देखें आप लोग।
उदाहरण नंबर 1, सुरासुर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनको हम खंड करने के लिए संधि का सहारा लेते हैं, संधि विच्छेद का। तो सुर, सुरा और सुर का जब संधि विच्छेद करेंगे तो एक तो निकल के आएगा सुर, एक निकल के आएगा असुर। दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। सुर देवता, असुर राक्षस विलोम हो गए तो यहाँ पर और लग जाएगा। सुर और असुर, जब और लग गया और, वहाँ पर समास के भेद में से कौन सा भेद हो जाएगा? अभी अभी बताए थे, जहाँ पर और लग जाता है वो होता है हमारा इतरेतर द्वंद्व। अगला उदाहरण 25 संख्यावाची ले लेते हैं। 25, 20 और 5 मिलके होते हैं 25। यहाँ भी और लग गया। संख्यावाची शब्द है तो संख्यावाची शब्द आते ही आपका दिमाग ज़्यादातर वहाँ जाता है जहाँ पर संख्यावाची शब्द होता है, और संख्यावाची शब्द होते ही आपका दिमाग दिगु तक पहुँच जाता है। लेकिन ध्यान रखना, दिगु में केवल पहला ही पर संख्यावाची होता है, दोनों पर संख्यावाची नहीं होते। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया। और देखो अगला 38, ये भी संख्यावाची। 30 और 8, 38। अब इन दोनों उदाहरण स्पष्ट है कि जब, ये नोट मानो आप, कि जब दोनों ही पद संख्यावाची हों तो वहाँ पर 100% द्वंद्व समास ही होता है। दोनों पद पहला और दूसरा संख्यावाची हों और बीच में और कलो अपने आप आ जाएगा तो समझ लेना वहाँ पर द्वंद्व समास है। अन्य उदाहरण और देखें। बहू बेटी, आप देखो, आपने कहते हो सुना हुआ कि घर में बहू बेटी रहती हैं, सभ्यता से बोलना चाहिए। बहू बेटियों का घर है। आप सोचिए, क्या उस घर में बहू और बेटी दोनों ही रहते और कोई नहीं रहते? आप सोचने पता चलेगा कि बहू बेटी तो कहने की बात है, इस घर में तो माँ बाप भाई बहन बहू बेटी छोटे बच्चे सब रहते हैं। तो सब रहते हैं ना, तो ऐसा जब समास आ जाए, ऐसा कोई शब्द आ जाए और आपके दिमाग में आ जाए कि ये तो पूरे के पूरे दो है तो दो शब्द, लेकिन ये तो बहुत का बोध करा रहे हैं, तो ऐसे शब्दों का विग्रह करते समय वही मैंने बताया था आपके लिए, आदि या इत्यादि लगा देते हैं। बहू बेटी आदि, आदि लगा, जिसमें आदि जुड़ता है, आदि शब्द, तो आपको अभी मैंने भेद में बताए थे, उसे कहते हैं समाहार द्वंद्व। अगला उदाहरण देखिए, चाय वाय। ये देखो विशेष, हमारे हिंदी भाषा में दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग, एक तो सार्थक, एक निरर्थक। तो ऐसे चाय वाय में जो ये शब्द है ना, ये तो सार्थक है, इसका अर्थ है हम जानते हैं कि चाय क्या होती है। लेकिन जो वाय शब्द है हिंदी में, ये शब्द कैसा हमारा निरर्थक है। ध्यान रखना, जब ऐसा कोई भी शब्द आए जिसमें एक शब्द हो सार्थक, दूसरा हो निरर्थक और समाज विग्रह करना पड़े तो बड़ा सरल है। सरल कैसे, सुनिए। सार्थक शब्द को लिखकर, इसमें सार्थक कौन सा? चाय। बस सार्थक शब्द को लिखकर उसके अंत में आदि या इत्यादि लगा देते हैं, तो इसके प्रकार हो गए चाय आदि। इसी प्रकार बहुत से शब्द हैं, जैसे देखिए अगला उदाहरण, अड़ोस पड़ोस। इसमें देखिए पड़ोस शब्द हमारा सार्थक है, अड़ोस कोई सार्थक शब्द नहीं है। अब विग्रह करना है तो सार्थक शब्द को लिख देंगे पड़ोस आदि।
इनके अलावा भी जो कोई शब्द आते हैं उन सब का विग्रह इसी प्रकार हो जाएगा। सार्थक शब्द को लिख करके इसके लास्ट में आदि लिख देते हैं, और निरर्थक शब्द को तो लिखते ही नहीं हैं। अगले उदाहरण और देखें। देखो, धर्माधर्म, आपको इस पर दिखाई दे रहा है। इसमें पहला शब्द तो क्या है? धर्म है। दूसरा कौन सा है? अधर्म है। अब आप सोच रहे हैं इसमें और लगाएं कि या लगाएं, आप जल्दबाजी में और लगा देते हैं। समास की पहचान तो सही हो जाती है, द्वंद्व तक पहुंच जाते हो, लेकिन विग्रह आपका गलत हो जाता है। आपको पता है धर्म और अधर्म एक दूसरे के विलोम हैं, विलोम प्राय और लगा जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, धर्म और अधर्म आप एक साथ कार्य नहीं कर सकते दोनों को। इसलिए जो कार्य एक साथ नहीं होते ना, उनके बीच में क्या लगा देते हैं? या लगा देते हैं। इसका ठीक विग्रह हो जाएगा धर्म या अधर्म। अगला देखो, आजकल, आजकल विग्रह वही, आज और कल के बीच में या लगा देंगे, आपका ये विग्रह सही हो जाएगा, आज या कल। अगला उदाहरण और देखें आप, जीवन मरण। आपको पता है एक साथ नहीं हो सकते जीवन मरण, आजकल एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग रहेंगे दोनों। चाहे अलग अलग रहें दोनों, बस कुल बीच में वो या लग जाएगा, जीवन या मरण। तो बस ये द्वंद्व समास आपका कंप्लीट है। ध्यान रखना, अधिकतर और का बोध कराता है, और का लोप होता है, लेकिन सटीक विग्रह करने के लिए कभी कभी तो और लगता है, कभी या लगता है, और कभी कभी अंत में इत्यादि लगा देते हैं। आपको बता दिया गया है समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व, 3 प्रकार इसके भेद होते हैं। जहाँ विकल्प की बात हो, विकल्प जहाँ पर तो या लगता है, जहाँ समूह की बात हो जिसे कहते हैं समाहार, वहाँ पर आप लोग क्या लगा देते हैं? आदि लगा देते हैं। और जहाँ पर इतरेतर द्वंद्व की बात चले, वहाँ पर हम लोग और का प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार ये द्वंद्व समास आपका कंप्लीट है। एक समास और ले लेते हैं अब हम। द्विगु समास, इस जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर बस। द्विगु समास, इसकी पहचान देख लो आप, बड़ी सरल पहचान है। कोई भी सामासिक शब्द हो, उसमें यदि पहला पद संख्यावाची है, पहली पहचान पहला पद संख्यावाची होता है। दूसरी पहचान कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है। ये पहचान ध्यान रखना। अधिकतर आपको पहला पद संख्यावाची मिलेगा, ज़्यादातर। किसी किसी उदाहरण में आपको पहला नहीं मिलेगा, दूसरा पद भी संख्यावाची मिल जाएगा। दूसरी पहचान देखो, संख्यावाची पहला हो चाहे दूसरा हो, लेकिन दोनों पद मिलकर समूह का बोध कराते हैं। तो दोनों पद मिलेंगे ना, तो दोनों पद मिला करके हमें एक समूह का ज्ञान होगा, समूह का बोध होगा। जब समूह का बोध हो, पहला या दूसरा पद संख्यावाची हो, तो वहाँ पर हमेशा द्विगु समास रहता है। जो भी संख्या आएगी समास विग्रह करते समय, प्रयुक्त संख्या समूह का ही बोध कराएगी।
अन्य अर्थ का नहीं। ये ध्यान रखना है इसमें। संख्यावाची हो और समूह का बोध कराए तो ही समाज द्विगु है। अगर अन्य अर्थ का बोध करा दिया तो द्विगु समाज नहीं रहेगा, चाहे पहला पद संख्यावाची ही क्यों ना हो। यदि अन्य अर्थ का बोध करा दिया तो द्विगु को छोड़ करके और समाज हैं उनमें से कोई एक रहेगा, और विशेषकर रहता है हमारा बहुब्रीहि समास। अगली पहचान, जब हम ऐसे शब्दों का विग्रह करेंगे, विग्रह करते समय अंत में समूह और कभी कभी समाहार शब्द जोड़ देते हैं। इनकी सटीक पहचान है। मुख्य पहचान पहली है, पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है। पहला हो चाहे दूसरा हो, दोनों पद मिलकर के कोई न कोई समूह का बोध कराते हैं। प्रयुक्त संख्या, जो भी संख्या बनेगी आपकी, जो भी संख्या पहले आएगी, वो संख्या भी किसका बोध कराएगी? समूह का। लेकिन ध्यान रखना, वो अन्य अर्थ का बोध नहीं कराएगी। यदि अन्य अर्थ का बोध करा दिया तो समास द्विगु नहीं कहलाएगा। और विग्रह करने पर अंत में समूह या समाहार शब्द जोड़ देते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखें आप लोग, एकांकी, अच्छा उदाहरण है। विग्रह कर देता हूँ यहाँ पर मैं, एक अंक का नाटक। विग्रह हो गया। संख्यावाची पहला सब शब्द है, लेकिन लास्ट में समूह नहीं आया। ये आप सोच रहे होंगे, सोचना बंद करो, क्योंकि एकांकी अपने आप में एक नाटक का नाम है। और नाटक का नाम क्या होता है? वो पूरा का पूरा एकांकी अपने आप में समूह है। जब अपने आप में जो शब्द समूह है, उसके लास्ट में समूह शब्द लिखना अनिवार्य नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, पक्षद्वय। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी पहला पद नहीं, दूसरा पद भी संख्यावाची देखा जा सकता है। तो इस उदाहरण में पहला पद तो पक्ष है, दूसरा द्वय है, दो मतलब दो। इसका मतलब होगा इसमें पहला पद संख्यावाची नहीं है, दूसरा पद संख्यावाची है। तो विग्रह करते समय पद पहला हो चाहे दूसरा हो, विग्रह करते समय संख्यावाची को लिखते हैं पहले, तो ये विग्रह हो जाए इसका दो पक्षों का समूह। अगला देखो, तिराहा। तीकर तीन हो गया, तीन राहों का समूह या समाहार। नंबर 4 देखिए, पंचवटी। विग्रह कर लेंगे, सरल है, 5 वृक्षों का समूह। सब में आपको देखो संख्या 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 संख्या, सब में आपको देखो समूह समूह समूह। अगर दोनों ये बात मिल जाएं विग्रह करने में तो 100% समास द्विगु रहेगा। लेकिन ऐसे शब्दों का ध्यान रखना, इसमें समूह नहीं आएगा, क्योंकि अपने आप में यही समूह है। ऐसे को उदाहरण और देखो आप, एक तंत्र, संख्या हो गई एक, तंत्र, तंत्र कहते हैं शासन को, और शासन अपने आप क्या होता है? सम होता है। इसलिए एक का तंत्र, यहाँ बीच में क्या लग जाएगा? का लग जाएगा, समूह इसमें नहीं आएगा, एक का तंत्र। अगला उदाहरण, सतसई। सत माने 7, सही माने 100,
700 का समूह। सही माने दोहा भी होता है, या 7 से दोहों का समूह। दोनों बात आ गई यहाँ पर। जब दोनों बात आ जाती हैं तो समास वही दूर रहता, अपना दूसरा नहीं होता। अगला उदाहरण देखो, नवरात्र। ऐसे उदाहरण परीक्षा में आ जाते हैं। नव का अर्थ होता है 9, रात्रियों का समूह। देखो अंतर, यहाँ रात्र लिखा हुआ है और यहाँ क्या हो गया, रात्रि। ये ध्यान रखना, रात्र शब्द आए यहाँ पर तो रात्रियों हो जाएगा। अगर ऐसा शब्द दे यूँ करना पड़े तो रात्रियों का रात्र हो जाएगा। अगला देखिए, शतक। इसमें बहुत से बच्चे भूल कर जाते हैं ऐसे शब्दों में। शतक नाम आते ही सबका ध्यान क्रिकेट पे पहुंच जाता है। ऐसे बोल देते हैं विग्रह में 100 रनों का समूह, बड़े जल्दी करते हैं और ये समझ लेते हैं भाई ये तो बड़ा सरल आया है। लेकिन ध्यान रखना, शतक में कोई रन नहीं लिखा गया है, ना किसी वस्तु के बारे में कोई संख्या बताई गई है। ये तो केवल अपने आप में ही संख्या है। तो ये विग्रह इसका ये हो जाएगा 100 का समूह। अब कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा आ जाए दशक तो बस वही तरीका है, 10 का समूह। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर पहला पद संख्यावाची हो और लास्ट में समूह का बोध कराए वहाँ पर हमारा द्विगु समास माना जाता है। और द्विगु समास और द्वंद्व समास की कुछ विशेष बातें सुन लो। विशेष देखिए, मैंने आपको द्वंद्व समास में भी बता दी गई थी और आपको फिर यहाँ भी बताई जा रही है। देखो, 1 से 10 तक जो भी संख्या होंगी, कोई संख्या हो, वे सब के सब किसमें मानी जाएंगी, द्विगु समास में मानी जाएंगी, संख्यावाची केवल। अगर ऐसी संख्या जा जिसके दोनों ही पद संख्यावाची हों, वे हमारे द्वंद्व में माने जाएंगे। दोनों पद संख्यावाची। मैं लिखा है बताया था आपके लिए पहले 25, 38 जो भी है, 27 संख्या कोई भी हो, अगर एक ही 1 से 10 तक हो या 10 से भाज्य हो, भाज्य का मतलब 10 का जिन्हें भाग चला जाए, जैसे 100 है तो संख्या, वे सब द्विगु माने जाएंगे। अगर संख्या 2 होती तो वे किसे माने जाती, द्वंद्व माने जाते। एक और कभी कभी इस समास के बारे में ये कन्फ्यूज हो जाती है कि संख्यावाचक शब्द होता है, उसको समझ लो, लेकिन उसमें द्विगु समास नहीं होता। कैसे, सुनिए। जैसे शब्द हमारे पास त्रिशूल, इसको देखो 2 प्रकार से इसका विग्रह है, 2 प्रकार। पहला विग्रह 3 शूल का समूह। 3 संख्या, समूह लास्ट में। अगर संख्या हो और समूह हो तो समास कौन सा, द्विगु। एक तो इसका विग्रह है। दूसरा विग्रह देखो, 3 शूल हैं जिसमें वह, विग्रह हो गया, 3 शूल हैं जिसमें वह, अर्थात त्रिशूल। और त्रिशूल नाम आते ही आपके दिमाग में एक बात आएगी कि ये तो शिव शंकर भगवान का हथियार है। तो मैंने आपको बताया था केवल समूह का बोध, अन्य अर्थ का नहीं। यहाँ पर समूह, देखो यहाँ पर तो हो रहा है समूह का बोध, इसमें तो है शब्द वही, ये दोनों शब्द बराबर हैं, दोनों के सब बराबर हैं, है तो वही शब्द, लेकिन विग्रह अलग अलग है। यहाँ पर किसी अन्य अर्थ का बोध हो गया। 3 संख्यावाची है लेकिन पूरा का पूरा शब्द मिलकर के किसी अन्य अर्थ का बोध करा रहा है। जहाँ पर अन्य अर्थ का बोध हो वहाँ पर अपना द्विगु समास नहीं होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
अगला देखिए, चतुरानन। चतुरानन, इसमें भी दो दो समास से काम करेंगे। पहला विग्रह चार आनन मुख को कहते हैं, ठीक है। चार आनन का समूह, समास अपना हो जाएगा दिगु। दूसरा विग्रह चार हैं आनन जिसके, वह, अर्थात ये हो जाएगा हमारा ब्रह्मा जी। देखो अंतर हो गए, दोनों शब्द एक ही है, विग्रह अलग अलग है। यहाँ पर इसमें हमारा समास हो जाएगा अपना बहुब्रीहि समास। अब देखो, आप ये सोच रहे होंगे परीक्षा में आ जाए तो किसको लिखें। अगर लिखने में आए परीक्षा में, जैसा विग्रह करेंगे उसी के नाम पर उत्तर देंगे। किसी ने यदि ये किया तो उत्तर ये देंगे, और किसी ये किया तो उत्तर ये देंगे। अब आती है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की। वैकल्पिक प्रश्न जब आ जाते हैं, माना कि परीक्षा में आगे चतुरानन में कौन सा समास है। अब आपके दिमाग में दो विकल्प हैं, दिगु भी है, बहुब्रीहि भी है, और दोनों ही परीक्षा में दे रखे हैं। ऐसे शब्दों का ध्यान रखना, ऐसे शब्द में हमेशा जहाँ दो दो विकल्प हों, उत्तर दो दो हों, वहाँ पर बहुब्रीहि समास सर्वमान्य होता है, चाहे कोई सा भी कंडीशन क्यों ना हो। ये चीज़ ध्यान रखना, तब जाकर के आपके समास कंप्लीट हो सकते हैं। अब आपका एक समास और रह गया है, उसको अभी समझा देता हूँ। देखिए, वो रह गया आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया समास है बहुब्रीहि समास। इसकी पहचान देख लो, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। दूसरी पहचान, पूरा का पूरा पद मिलकर के अन्य अर्थ का बोध कराएगा, अन्य अर्थ का बोध कराएगा, ये पहचान इसकी। तीसरी पहचान है विग्रह करने पर जो है, वाला, जिसका, जिसके आदि आते हैं। ध्यान रखना अन्य अर्थ के बोध पर, बस इसी से कंप्लीट हो जाएगा। दोनों पदों से हमारा कोई मतलब नहीं है, दोनों पद मिलकर के किसी अन्य अर्थ का बोध कराएंगे। और विग्रह करने पर जो है, वह, वाला, जिसके, जिसके आदि शब्द आते चले जाएंगे। और एक लास्ट पहचान जो आपके दिमाग में बड़ी अच्छी आ जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा कल्पना करनी पड़ेगी, हमें सोचना पड़ेगा है कौन है। जहाँ पर ज़्यादा सोच जाएं और वो कौन है नाम आए नहीं आए, तो समझ लेना समास अपना कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। अब आपको दो चार उदाहरण दे देता हूँ मैं, देखो इसी से स्पष्ट हो जाएगा आपका उदाहरण। इसको तो सभी जानते हैं, 10 आनन। विग्रह हो जाएगा 10 हैं आनन जिसके। तो देखो लास्ट में जिसके आ गया, पहली पहचान। और जिसके कौन है सब जानते, रावण है, फिर भी नहीं जानते हैं तो सोच में तो पड़े, थोड़ा बहुत सोच कर उत्तर आया ये कौन है, रावण। तो हमें देखिए अन्य अर्थ की प्राप्ति हुई, सोचना पड़ा। कुछ शब्द ऐसे हैं देखो जो पहली बार सुनते हैं, सोच में ज़्यादा पड़ जाते हैं। जैसे देखो चंद्रचूड़, दिखाई दिए दो शब्द, एक चंद्र है एक चूड़ है। इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, दोनों को मिला करके विग्रह करेंगे तब हमें कोई ना कोई कल्पना करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कल्पना, सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पर ज़्यादा सोचेंगे समाज भव्य रहेगा। कैसे देखिए, चंद्र सब जानते हो, चंद्रमा, चंद्र है, चूड़ पर जिसके, चूड़ कहते हैं सिर को या जटाओं को। तो ऐसा कौन है जिसकी जटाओं में चंद्रमा है,
बस कल्पना करिए, अपने दिमाग में आ गया कि तो शिव शंकर भगवान हैं, तो देखिए तीसरे अर्थ की प्राप्ति हुई, अन्य अर्थ की प्राप्ति हुई, वहाँ पर अपना बहुब्री समास होता है। अगला देखिए, आशुतोष, आशु मान होता है शीघ्र, तो यहाँ पर शीघ्र लिख दिया, लिख सकते हो, आशु भी लिख सकते हो, दोनों ही सही माने जाते हैं। और तोष मान होता है संतुष्ट, शीघ्र आज एक बार लिख देना कोई सी, संतुष्ट होता है जो, संतुष्ट होता है जो वह। देखिए यहाँ तक आप पहुँच गए, लास्ट में जो वह आ गया तो समझ लें बहुब्री समास है। फिर भी ऐसा नहीं समझें तो शीघ्र संतुष्ट होता है जो वह, हमको पता ही नहीं है कौन होता है, लेकिन सोच में तो पड़ गए ना, सोच में पड़ गए, बहुत ज़्यादा कल्पना कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कौन है, तो हमको पता चलता है ऐसे भगवान शिव शंकर हैं जो बड़ी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो राक्षसों को भी वरदान दे देते हैं और देवताओं को वरदान दे जाते हैं, मतलब प्रसन्न हो जाते हैं बहुत जल्दी वो। अगला हाँ, एक तो मैं समस्या आएगी, कुछ शब्द ऐसे आते हैं उनमें समास डबल डबल, जैसे अभी मैंने बताया था, इसमें ऐसे बहुत हैं। जैसे देखो उदाहरण देता हूँ आपके लिए, दो हो जा क्लियर। एक शब्द है पीताम्बर, इसके दो विग्रह हैं, एक विग्रह तो है पीला अंबर, मतलब अंबर की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ तो अपना क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। एक विग्रह है इसका, पीले हैं वस्त्र, अंबर क्यों कहते हैं, जिसके, कल्पना करनी पड़ गई, कोई ना कोई शब्द आ जाएगा आपके पास में, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, कोई भी आ सकता है। ऐसा विग्रह करेंगे तो कर्मधारय, और ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुब्री। देखो एक ही शब्द के दो दो, अगर माना कि ऐसे आ जाता है कभी कभी ऐसे, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर, तन पर डाले। अब सुनो ऐसा आ जाता है, देखो इसमें पीताम्बर का वो करा समास कौन सा है, शब्द एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। यहाँ स्पेशल पीताम्बर दे रखा, यहाँ पर पंक्ति में पीताम्बर दे दिया है, तो यहाँ पंक्ति में पीताम्बर दे दिया ना, यहाँ पर अनर्थ की प्राप्ति नहीं है। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर, तो पीला वस्त्र डाल रखा उसने बस राम नाम का, अनर्थ के मतलब नहीं है। तो जहाँ अन्य अर्थ नहीं हो वहाँ पर समास कर्मधारय, और जब अन्य अर्थ हो वहाँ पर समास कौन सा होता है, बहुब्री। परीक्षा में दोनों विकल्प आ जाएं इस ऐसे के तो बहुब्री मान्य होगा, अगर ऐसा आ जाए ऐसा तो केवल कर्मधारय मान्य होगा। तो आज कक्षा 10 का जो टॉपिक है समास का कंप्लीट हो जाता है, और अगले वीडियो में या फिर अगली क्लास में आपके लिए अगला जो टॉपिक लेंगे कोई ना कोई सा व्याकरण का ही वो पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है भाई।